जय हिंद। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाबू सोना करने से अच्छा है कि खुद को थोड़ा टाइम दीजिए और जो आप में कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। हर इंसान के अंदर कमी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिना कमी के कोई इंसान यहाँ पे है। उस पर कमी है जिस पर आप समय दीजिए, डेफिनेटली वो आपको सुधर जाएगा। और जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता है दोस्त। अभी एक वीडियो शायद हमने भी देखा, यूट्यूब पे ही देखा था कि जो बीपीसी जब आंदोलन चल रहा था तो उसमें एक लड़का का जो था वो क्या था कि पैर फ्रैक्चर कर गया था, पैर टूट गया था। तो जब पैर टूट गया था तो अब उसके खर्चे को वहन करने के लिए जो ज्ञान बिंदु के सर हैं, रोशन आनंद सर, उन्होंने कहा था कि हम इसके खर्चे को वहन करेंगे। बट वो लड़का बोल रहा है कि अब वो ना कर किए हैं। अब पता ना कहाँ तक सच्चाई है और ना सच्चाई है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। बट आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि जहाँ तक जो दिखाई देता है वो हकीकत नहीं होता है दोस्त, ठीक है ना। दिखावटी दुनिया अलग है, और जब ऊपर से देखते हैं ना कि ऊपर से दुनिया रंगीन दिखाई देती है बट अंदर से उतनी ही काली है, तो हकीकत में सच में उतनी ही काली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद समझदार बनिए और खुद देखिए, बस भेड़ चाल आपको नहीं चलना है। भेड़ चाल जो होता है, चल दिया एक भेड़ आगे, चल दिया बस चल दिया, क्यों चल दिया ना चल दिया बस कुछ नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं, बाकी तो समझदार आप खुद हैं। क्या बोला गया है कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था। बस इस चीज को देखना है कि नहीं था। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट ऑप्शन में हम टिक करके बढ़ जाएं तो कुछ फायदा नहीं होने जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे आपको कि 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम है, ठीक है, चार्टर अधिनियम जो लाया गया था किसके द्वारा, ये ब्रिटिश के द्वारा। वो उसको हम यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 1800 चार्टर अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, क्योंकि प्रावधान ही तो पूछा गया है ना कि क्या प्रावधान था और नहीं था। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि नहीं था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रावधान क्या क्या था, ठीक है। अब वहां पे हमको फिर क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस चीज को देखिएगा अच्छे तरीके से। देखिएगा प्रावधान में क्या था कि जो जिसको आप अधिकार पत्र, किसको अधिकार पत्र यानी एक तरह से आप लाइसेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अधिकार पत्र कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया भैया, तो कहे कि 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। यानी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि इसके अधिकार पत्र यानी जो लाइसेंस है इसको 20 वर्षों के लिए क्या कर देती है, एक्सटेंड कर देती है और बढ़ा देती है, ठीक है। समझ में आ गया कि और तुम 20 साल तक वहां पे इंडिया में व्यापार करो, ठीक है। और व्यापार के एकाधिकार को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। व्यापार एकाधिकार, क्या, व्यापार एकाधिकार। अब एकाधिकार, व्यापार एकाधिकार का मतलब समझते हैं, नहीं हम समझाते हैं। जिसमें मान लीजिए कि आपका एक मार्केट है, गांव है, एक गांव है। अब एक गांव है तो उसमें से एक ही व्यक्ति को अनुमति मिला है कि तुम एक ही व्यक्ति क्या करो, दुकान खोल सकता है। तो अब एक ही व्यक्ति जब दुकान खोलेगा तब वो क्या कर सकता है, दुकानदार रेट को बढ़ा देगा। क्योंकि यार देखो, एक ही गांव है और गांव में एक ही वो दुकान है और सभी को सामान लेना पड़ेगा, सभी को सामान लेना पड़ेगा। जब यहाँ पे जाएगा और उसको जितना रेट पर देगा वो लेना पड़ेगा। और यही गांव में अगर दो दुकान रहता, एक दुकान और रहता, तो अगर ये ज्यादा रेट पर देता तो हम इसके पास चले जाते, इस दुकानदार के पास चल जाते, होता। यानी एक अधिकार में ही होता है, जो आपको देगा वो लेना पड़ेगा। जैसे में आप समझते हैं ना, अभी कंपनी जो है, जो टेलीकॉम कंपनियां जो है क्या कर रही है, मनमानी ही तो कर रही है ना। चुनिंदा चुनिंदा कंपनियां है, चार को तीन को चार को कंपनी है। जैसे में इंडिया, पूरा इंडिया है और इस इंडिया में चुनिंदा कंपनी है। जैसे में रिलायंस है एक ठो, फिर उसके बाद में एक ठो एयरटेल है और फिर एक ठो और छोटा मोटा कंपनी, नहीं मेन बड़ा कंपनी तो यही दो है। अब यही दो है, अभी समझिए कि एक अधिकार करके रखिए। अगर अगर इसका लेते हैं या तो इसका लीजिए या तो इसका लीजिए, इसका नहीं लीजिएगा तो इसका लीजिएगा, इसका नहीं लीजिएगा तो इसका लीजिएगा। अभी दोनों रेट हाई करके बढ़ा करके रखा है और मजबूरी में आपको क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। न चाहते हुए भी आपको लेना पड़ता है, क्योंकि अब बाजार में तो कोई और ऑप्शन है नहीं ना। समझ गए ना एक अधिकार का मतलब क्या होता है। जो चलिए, हमें इतना दूर तक नहीं जाना था, ठीक है। अब हमें इस चीज को देखना है, व्यापार के एकाधिकार को कितने, सॉरी, ये अधिकार पत्र को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए, कि भैया 20 वर्ष तुम और व्यापार करो। व्यापार एकाधिकार को क्या कर देता है, तो समाप्त कर देता है। व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर देता है, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। लेकिन लेकिन एक चीज खाली यहाँ पे देखिएगा, चीन और चाय, यानी चाय पर जो एकाधिकार था उसको समाप्त नहीं किया, उसको समाप्त नहीं किया। समझ गए, एक बार फिर से। 1813 ईस्वी के जो चार्टर अधिनियम थे उसमें सबसे पहला प्रावधान, देखिएगा ये सब टॉपिक बहुत हार्ड होते हैं और लड़कों को याद नहीं होता, हम इसलिए बार बार कोशिश कर रहे हैं। इसको रटना नहीं है दोस्त, कहानी के थ्रू आपको याद करना है, वरना रट तो अब उतना दिन से रहे होंगे ना। एक बार मेरे तरीके से पढ़ करके देखिए,
ठीक है। अधिकार पत्र था, कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया भैया? 20 साल के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। व्यापार का जो एक अधिकार था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। केवल 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 किस पर? चीन पर, यानी चीन पर तुम चीन से केवल व्यापार करोगे और चाय को व्यापार कर सकते हो, बाकी सब पर जो एक अधिकार था उसको हटा दिया गया। यानी और भी जो कंपनी थी ब्रिटेन में उसको सबको दे दिया कि तुम भी जाओ, तुम भी। जैसे में पहले तो एक ही कंपनी यहाँ पे व्यापार कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और अब जब ये एक अधिकार समाप्त हो गया तो जितनी भी और कंपनियां थी कहाँ? ब्रिटेन की, वो सब अब इंडिया में आकर के व्यापार करने लग गया। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। पहले तो एगो लुटिए रहा था, अब हम लूटेंगे, मतलब और भी कंपनियों को भेज दिया कि जाओ भाई तुम भी लूटो। समझ गए? चलिए, यहाँ की बात है। और दूसरी क्या किया गया कि इसमें 1813 ईस्वी में क्या किया गया था कि जैसे में अब यहाँ पे जो पहले जो था, यानी पादरियों को नहीं भेजा था। पादरी समझते हैं, यानी चर्च के जो पादरी होते हैं, पादरियों को भेजा गया, ठीक है। पादरियों को भेजा गया किस लिए? धर्म प्रचार के लिए। किसके लिए? तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। और पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा मतलब कि अंग्रेजी शिक्षा और वही धार्मिक शिक्षा जो ईसाई वाला है, उसको 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत में प्रावधान किया गया कि अब यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। किसके प्रावधान के तहत में? 1813 ईस्वी के प्रावधान के तहत में क्या किया? पादरियों को भेजा गया कहाँ? इंडिया में, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। ठीक है, और पश्चिमी शिक्षा भी यही 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बाद से दिया जाने लगता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक तो और क्या होता है कि जैसे में कंपनी का शासित क्षेत्र है, यानी कंपनी यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो क्षेत्र लेकर के बैठी हुई है, तो कहीं हाँ लेकर के बैठी हुई है, तो कंपनी के जो शासित क्षेत्र है, यानी शासित क्षेत्र को ब्रिटेन के राजा का, किसका? तो कहिए कि ब्रिटेन के राजा का, ब्रिटेन के राजा का प्रभुत्व, प्रभुत्व मतलब समझते हैं? प्रभुत्व अस्थायी किया, ठीक है, या स्थापित किया। समझ गए? यानी कहने का मतलब क्या था कि ये जो अब मान लें कि ब्रिटिश सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे अपना क्षेत्र को व्यापार कर रही है और कर रही है कि यहाँ पे मेरा क्षेत्र है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदी है, यानी यहाँ पे अपना एकाधिकार वो जमाई हुई है, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है, उस राजा का है। किसका है? यानी ब्रिटेन के राजा का है। ये क्षेत्र जो है किसका है? तो ब्रिटेन के राजा का है। यही बात है प्रभुत्व अस्थायी किया। समझ में आ गया? चलिए, और एक और बता देते हैं, एक और क्या बता देते हैं कि जैसे में अब इस अधिनियम ने क्या किया, ये 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था, इसने क्या किया कि जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार, अब स्थानीय सरकार क्योंकि अब सभी देश पर सभी जिसमें अभी प्रांत था, तो प्रांत कई प्रांतों में बटा हुआ था, और कई प्रांतों में बटा था, तो डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी शासन नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ पे राजा था, और राजा पर कंट्रोल कौन बना करके रखे हुए था? ये अंग्रेज बना करके रखे हुआ था कई सारे प्रांत में। जैसे में कुछ प्रांत में तो डायरेक्ट शासन करता था, लेकिन कुछ प्रांत ऐसा भी था जहां पे डायरेक्ट शासन नहीं करता था, ठीक है। राजा पर कंट्रोल बना करके रखा हुआ था, यानी राजा को बैठाए हुए था केवल नाम के लिए, और शासन वो करता था। समझ में आ गया? चलिए, यानी स्थानीय सरकार को किस पर? व्यक्तियों पर, किस पर? व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। किसके लिए? कि तुम कर लगा सकते हो, लगाने के लिए क्या किया? अधिकृत किया कि तुम भैया कर लगाओ, और जो कर ना देगा, कर ना देगा उसको अब दंड का प्रावधान भी है। दंड ना देगा उसका क्या किया गया कि दंड का प्रावधान भी किया जाएगा, ठीक है। उसका दंड का प्रावधान किया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे जो हमको बोला गया था उस पर चलते हैं। देखिएगा, पहला भी ऑप्शन में क्या बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब पहले ही इसको देखना है, ठीक है। बोला क्या गया कि पूरी तरह से समाप्त हो गया। क्या पूरी तरह से समाप्त हुआ है? सबसे पहला में देखिए क्या प्रावधान था कि व्यापार के जो एक अधिकार था, यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा में, व्यापार के जो एक अधिकार था समाप्त कर दिया गया। केवल चाय और चीन पर जो था वो एक अधिकार समाप्त नहीं हुआ, कटकुट किया हुआ है। तो क्या ये सही लाइन है? तो कहिए कि नहीं भैया ये तो गलत है, और हमें गलत भी चुनने के लिए बोला है, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। बाकी नीचे हम पढ़ने भी नहीं जाएगा, लेकिन हमें आगे देखना है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट किया, स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। बिल्कुल, अभी हम यहाँ पे लिखे हैं, कहाँ पे लिखे हैं कि कंपनी के शासित क्षेत्र ब्रिटेन के राजा, यानी राजा मतलब ही क्राउन को प्रभुत्व अस्थायी किया। बिल्कुल
तो ये भी सही है। और देखिए कंपनी का कर्ज कम किया जाना, चलिए ये हमको भी नहीं पता था, ठीक है, ईमानदारी से हम बता रहे हैं, ये हमें भी पता नहीं था, बुक में कहीं भी हमने इसका चर्चा नहीं देखा था। बट तो क्या हमें जो गलत जो पूछा गया था तो गलत हमें पहले ही मिल गया, तो क्या हमें क्वेश्चन नहीं बन पाया? तो इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपको क्वेश्चन भी बन जाता है। जब आपका डिटेल्स में अध्ययन रहता है ना तब आपको बन जाता है। और जैसे में अगर आपको नहीं जानकारी रहता, केवल ऑप्शन ऑप्शन खेलते कि नहीं ऑप्शन से मार रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पे नहीं फंस सकते थे? यहाँ पे इस क्वेश्चन पर बिल्कुल आपको लगता कि ये होगा भाई ये होगा, लेकिन नहीं, आप खुद देख रहे हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए इस तरीके से आपको पढ़ना है। समझ गया क्या? अब देखिएगा चौथा में ऑप्शन में क्या बोला गया है कि ईसाइयों मशीनरियों को अंग्रेजी का प्रचार करने और उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। बिल्कुल, पादरियों को भेजा गया ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगता है बट आपको पूरी तरह से अब इसको कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया गया? अब इसको समझना है, पहले पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, पता है रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया में ऐसा प्रथम व्यक्ति थे जिनको प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 ईस्वी में क्या था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जब मिला था तो इनको किसके लिए मिला था? तो कहे कि गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, और जानते हैं अंग्रेज जो था, ये अंग्रेज जिस समय नोबेल पुरस्कार मिला तो पूरी दुनिया में चर्चित हो गए। जब चर्चित हो गए तो अंग्रेज सोचा ना कि अच्छा इतना नोबेल पुरस्कार विजेता को हम अपने पक्ष में कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये व्यक्ति जब हमारे पक्ष में रहेगा तो इनके पीछे जो चेला चपटिया है, छोटा मोटा आदमी हो, तो ऐसे क्या गया रविन्द्रनाथ टैगोर जब अंग्रेज की बात को मारे तो हम लोग कौन गली में है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता था कि 1915 ईस्वी में अंग्रेज ने इनको नाइटहुड का उपाधि दिया था। किसके कैसा उपाधि? तो नाइटहुड का उपाधि दिया था। ठीक है, नाइटहुड का उपाधि दिया था। ठीक है, कब की बात है? तो 1915 ईस्वी में दिया था। समझ गए? अब क्या होता है कि 13 अप्रैल की बात है। कब की बात है? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या होता है कि जालियांवाला बाग होता है। ठीक है, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग इतना तो याद है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अब हत्याकांड जब होता है तब तो गुस्सा जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या था कि लगभग 1000 लोग निर्दोष लोगों को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। ठीक है, तो किस हर किसी व्यक्ति को गुस्सा आएगा। अब इसके विरोध में ये क्या करते हैं कि 1919 ईस्वी में ही, मई 1919 ईस्वी में ये नाइटहुड की उपाधि को क्या कर देते हैं, ये नाइटहुड उपाधि को क्या कर देते हैं भैया, त्याग देते हैं। समझ में आ गया? नाइटहुड उपाधि को क्या कर दिया इन्होंने, त्याग दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। 1921 ईस्वी में ये शांति निकेतन का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? तो शांति निकेतन का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ में भी आना चाहिए, आ भी रहा होगा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। पता है इनका उपनाम क्या था? जो इनका उपनाम था गुरुदेव। इनका उपनाम क्या था? तो कहे कि गुरुदेव इनका उपनाम था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं ये महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो यही दिया था, इन्होंने दिया था महात्मा की उपाधि। महात्मा की उपाधि किनको? गांधी जी को। महात्मा की उपाधि किनको? तो कहिए कि गांधी जी को, गांधी जी को, गांधी जी को। ठीक है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कि इनको देश नायक कहा था। देश नायक, यानी देश का नायक किन्हें बोला गया था? सुभाष चंद्र बोस को। कौन कहे थे? तो भैया यही रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था। किनको? सुभाष चंद्र बोस को बोला था। कब? जब 1938 ईस्वी में कांग्रेस के जब अध्यक्ष बनते हैं ना पहली बार, तब बोलते हैं। किनको? सुभाष चंद्र बोस को। समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया? इस चीज को पहले थोड़ा सा हम डिटेल्स में, ऐसे सबको पता है कि 1929 ईस्वी एकदम मार देंगे कट सुनो, बट रुक जाइए, थोड़ा सा अंदर घुसाएगा ना तो आपका हालत खराब हो जाएगा। चीजों को समझना है, देखिएगा अच्छे तरीके से। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। ठीक है, और जो होगा नहीं होगा आपका कॉपी में, लुसेंट वगैरह जो पढ़ते होंगे वहां पे नहीं होगा, तो आप इसको वहां पे कलम से लिख लीजिएगा। ठीक है, बार बार रिवीजन कीजिए, इतना बार रिवीजन कीजिए कि कहाँ जाओगे भाई, बच के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, रिवीजन ही आपकी सबसे बड़ी हथियार है। अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं जल्दी से। ठीक है, हम बताते हैं।
देखिएगा, बात कब की हम कर रहे हैं, 1921 ईस्वी के। तो कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन हो रहा था, अहमदाबाद में, ठीक है, कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन हो रहा था, ठीक है। अब चीजों को समझिएगा। तो कांग्रेस का जब अहमदाबाद अधिवेशन हो रहा था, तब आपके दिमाग में ये भी उठना चाहिए कि अहमदाबाद अधिवेशन जब हो रहा था तो इसकी अध्यक्षता को तो कोई करेंगे, तो कहे कि हाँ बिल्कुल करेंगे। तो कौन कर रहे थे? तो कर रहे थे, देखिए कि बात कर रहे हैं, तो कर रहे थे कौन? तो ये हकीम अजमल खां। कौन कर रहा था भैया? तो हकीम अजमल खां। लेकिन इसके अध्यक्ष चुने गए थे कौन? तो कहे कि चित्तरंजन दास। कौन चुने गए थे? चित्तरंजन दास चुने गए थे। लेकिन ये चित्तरंजन दास अध्यक्षता नहीं कर रहे थे। तो आपके दिमाग में एक चीज होने के बेट, क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे थे? आखिर रीजन क्या है? इनकी अध्यक्षता को चुना गया किनको? चित्तरंजन दास को। बट ये क्या कर रहे थे? अध्यक्षता नहीं कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो ये अजमल खां कर रहे थे। तो चित्तरंजन दास क्या कर रहे थे भाई? तो चित्तरंजन दास जेल में थे। तो आपके दिमाग में उठेगा कि अच्छा जेल में कैसे पहुंच गए? तो अभी ये थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। आपको एक बात बताते हैं कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो कहे कि हाँ, असहयोग आंदोलन तो स्टार्ट हुआ था। जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो ये कहाँ? नागपुर के जो अधिवेशन हुआ था, किसका? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो वहां पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लेकर के कौन आए थे? अरे भैया, तब आपके दिमाग में एकदम घूमना चाहिए, अच्छा यही तो लेकर के आए थे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्ताव अब फिर उसके बाद में बहुत सारे लीडर को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन जब चला था तब उसी घड़ी से ये कौन कौन चित्तरंजन दास जेल में बंद है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। और उस घड़ी किनको चुना गया कि यही अध्यक्षता करेंगे? कौन? चित्तरंजन दास। बट तो जेल में है, तो अध्यक्षता कैसे करेंगे? तब उनके जगह पर कौन अब अध्यक्षता करेंगे? तो ये हकीम अजमल खां। कोई दिक्कत नहीं। और फिर 1922 ईस्वी का जो गया में अधिवेशन होता है, बिहार के गया में, तब उसकी अध्यक्षता फिर कौन करेंगे? तो चित्तरंजन दास करेंगे। समझ में आ रहा है ना? बस इसी तरीके से समझ के चलना है। अब चीजों को समझिएगा। उस घड़ी एक व्यक्ति थे कौन? तो एक व्यक्ति थे कौन? तो कहिए कि मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है। तो मौलाना हसरत मोहानी की अगर बात करते हैं तो प्रस्तावित किया, क्या प्रस्तावित किया? तो मौलाना हसरत मोहानी क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी क्या करते हैं कि देखिए, ये स्वराज की आप बात कर रहे हैं ना, जिस स्वराज की आप बात करते हैं हम लोग, जिसमें स्वराज की जो बात, स्वराज का सबसे पहले मांग किसने किया था? अभी जिसमें हम कल परसों का वीडियो में ही हमने बताया है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि स्वराज का प्रथम बार मांग किसने किया? स्वराज शब्द की, स्वराज के लिए सबसे प्रथम बार कौन व्यक्ति थे? भारत के ही व्यक्ति थे जिन्होंने बात किया था। अब देखिएगा, सबसे चीजों को समझना है कि स्वराज का जो हम मांग कर रहे हैं, फिर उसके बाद तिलक बोलते हैं, फिर उसके बाद पहला व्यक्ति को आपको बताना है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो तिलक होते हैं, स्वराज, स्वराज की बात करते हैं। तो स्वराज का बात की इसमें ये मौलाना हसरत मोहानी क्या कहते हैं कि देखिए, स्वराज का मतलब ये होना चाहिए कि जो बाहरी शक्ति है, ये बाहरी शक्ति के बिना ही हम लोग क्या करते हैं, यानी हम लोग को जो आजादी मिले, तो हम लोग ऐसा नहीं कि बाहरी शक्ति के अंदर में रह जाए, ठीक है। इसलिए हमें स्वराज का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम बाहरी शक्ति के ताकतों के अंदर में रहें, हमें बाहरी शक्ति से भी आजादी चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए स्वराज का अर्थ ये हो गया कि स्वराज नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। समझ में आ गया? क्या चाहिए? तो पूर्ण स्वतंत्रता। तो यही कांग्रेस क्या करती है कि अपना लक्ष्य घोषित करती है। अपना लक्ष्य क्या घोषित करती है? यानी पूर्ण स्वतंत्रता, यानी पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य घोषित कर लेती है। कौन? तो यही कांग्रेस। अब समझ में आया? यानी कांग्रेस जो पार्टी है, अपना लक्ष्य घोषित क्या करती है? पूर्ण स्वराज। अब इसको प्रस्तावित कौन किए थे? तो मौलाना हसरत मोहानी प्रस्तावित किए थे। कब? तो 1921 ईस्वी का जो अधिवेशन हो रहा था, कहाँ में अधिवेशन हो रहा था? तो अहमदाबाद में अधिवेशन हो रहा था। कोई दिक्कत? देखिएगा, रटा रटाया क्वेश्चन बहुत घूम रहा है, घूम रहा है। अब एक क्वेश्चन जब इस तरीके से घूमेगा ना, तो दिमाग झिंगा डाला हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर आएगा तो अच्छे तरीके से तो देवे करेगा ना। तो बहुते देखेगा कि अच्छा बेटा, तो बहुते रटा रटाया क्वेश्चन घूम रहा है मार्केट में, अब हम आते हैं अपना लेकर के। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। चलिए, अब चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे समझ में आ गया?
अब देखिए क्या होता है, अपना लक्ष्य घोषित क्या कर लेता है कांग्रेस कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, और पूर्ण स्वराज चाहिए। अब ये भी जानते हैं कि 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट क्या होता है, आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आता है तो 1928 ईस्वी में ही क्या किया जाता है, 1928 ईस्वी में ही कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया जाता है, कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है कलकत्ता में, तो कहा क्या जाता है कि या तो तुम नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करो, या तो तुम नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करो, और नहीं स्वीकार किया तो समझ जाओ कि एक बहुत बड़ा आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहो। किसको बोला गया, तो अंग्रेज को बोला गया, ठीक है। किसको बोला गया, कांग्रेस के पार्टी की तरफ से बोला गया कि या तो नेहरू रिपोर्ट को जो दिया गया है हम लोग के द्वारा उसको स्वीकार करो, और नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ी करेंगे, ठीक है। तब अब 1 साल के अंदर टाइम दिया गया था, क्या कि 1 साल के अंदर तुम क्या करो, स्वीकार करो, नहीं तो फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे। किसको बोला गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला गया था। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ना बोला गया, चल 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 निकल निकल, पहले फुर्सत में निकल, ठीक है, कुछ ना बोलता है। फिर वही क्या होता है कि 1929 ईस्वी का क्या होता है, लाहौर में अधिवेशन होता है। कहाँ होता है भैया, तो कहे कि लाहौर में अधिवेशन होता है। अब जब लाहौर में अधिवेशन होता है तो यहीं पे लक्ष्य क्या घोषित किया जाता है, तो लक्ष्य घोषित किया जाता है पूर्ण स्वराज। तो पहले से था, अब यहाँ पे पूरा अधिवेशन में कहा जाता है पूर्ण स्वराज का मांग किया गया कि अब हम पूरी आजादी लेकर रहेंगे, पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। इसकी अध्यक्षता का, इसकी लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया, अध्यक्षता, तो अध्यक्षता की बात कर देते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। अब समझ में आ गया कि पूर्ण स्वराज क्यों, क्योंकि उसके पहले क्या बोला गया था कि या तो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करो 1 साल के अंदर, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन तुम झेलने के लिए तैयार रहो। अब यही लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और पूर्ण स्वराज जो मांग लक्ष्य था वो घोषित किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी में बोला जाता है क्या कि एक बड़ा आंदोलन कीजिए, हम लोग करते हैं। तो वो कौन सा आंदोलन होता है, तो यहीं से उसको आगे बढ़ाने के लिए अनुमति मिल जाता है, कौन, तो कहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ में आ गया, तो इस तरीकों से समझना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया जी, हाँ ठीक है। इसका तो आंसर तो पता ही था, बट हमें जो कहानी बताना था वो ये था। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, एक मिनट देखिएगा, भारतीय बोला है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। चलिए देखते हैं, समझते हैं चीजों को अच्छे तरीके से। देखिएगा, कांग्रेस का स्थापना तो पता है, सबको पता है कि 1885 में इसका स्थापना होता है, ठीक है। बट हमें जो आपको जो बताना चाहते हैं वो देखिएगा। देखिएगा, सबसे पहले की बात नहीं, देखिएगा 1917 ईस्वी की जब हम बात करते हैं तो 1917 ईस्वी में क्या होता है, तो क्योंकि कलकत्ता का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करती है, तो कहे कि एनी बेसेंट। अब ये एनी बेसेंट जब करती है ना, तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष होती है। क्या होती है भैया, तो कहे कि प्रथम महिला अध्यक्ष होती है, ठीक है। इसके पहले कभी भी कोई अध्यक्ष नहीं बना था, कोई दिक्कत है। 1917 ईस्वी का कलकत्ता में अधिवेशन होता है, एनी बेसेंट इसकी क्या करती है, अध्यक्षता करती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर की बात कर देते हैं तो 1920 ईस्वी का तो पता ही है, दो चीज अभी हमने एक चर्चा किया, एक होता है विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन। तो विशेष अधिवेशन कहाँ होता है, क्योंकि विशेष अधिवेशन की बात कर देते हैं तो ये कलकत्ता में होता है, और जो 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 चलते आ रहा था जो सीक्वेंस ढंग से, वो वाला कहाँ होता है, तो कि ये नागपुर में होता है, ठीक है। तो नागपुर की अध्यक्षता वीर राघवाचारी करते हैं, और ये यहाँ का लाला लाजपत राय करते हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं फिर उसके बाद में कब होता है, तो 1923 ईस्वी की बात कर देते हैं। सबसे युवा कौन बनते हैं, हमारा अध्यक्ष बनते हैं, सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं, तो कौन, तो यही मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। ये कहाँ अधिवेशन होता है, तो ये दिल्ली में होता है, ठीक है। बात करते हैं कब, 1924 ईस्वी में।
1924 ईस्वी में बेलगाम में अधिवेशन होता है। कहाँ भैया? तो बेलगाम में। तो अध्यक्षता कौन कर रहे हैं यहाँ पे? तो अध्यक्षता की बात करते हैं तो यही गांधी जी करते हैं, प्रथम बार करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद कभी भी नहीं करते हैं। बेलगाम कहाँ पड़ता है? तो क्या कि कर्नाटक में पड़ता है। फिर बात कर देते हैं 1925 ईस्वी का, कानपुर में अधिवेशन होता है। यानी कानपुर कहाँ बोले तो यूपी। यूपी में इसका अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करती है? तो इसकी अध्यक्षता कर देती है कौन? तो क्या कि सरोजनी नायडू। कौन करती है? तो सरोजनी नायडू। अब ये सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला होती है, प्रथम भारतीय महिला होती है। अब भेजा में घुस रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अगर केवल महिला पूछेगा तो कौन हो जाएगी? तो एनी बेसेंट हो जाएगी। अगर पूछ दिया कौन भारतीय महिला, तो भारतीय महिला कौन हो जाएगी? तो यही सरोजनी नायडू हो जाएगी। सबसे युवा पूछ दिया तो कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। और एकमात्र, तो एकमात्र गांधी जी कब किए थे? तो कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव, वहां का अधिवेशन किए थे, ठीक है, 1924 ईस्वी में। भेजा में घुस गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसको देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, कहाँ गया जी? तो इसका ये हो गया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? भारतीय महिला कौन? तो सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है देखते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए आगे क्या बोला गया है कि 1937 की बात बोला गया। 1937 इसमें कांग्रेस सरकार कितने प्रांतों में बनी? अभी चीजों को समझना है, डायरेक्ट हम टिक नहीं मरवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं। देखिएगा, अब यहाँ तक तो हो गया होगा, अब इसे मिटाते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से हम क्या बताते हैं, मतलब हम बताते हैं, एकदम बेसिक से बताते हैं दोस्त। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन पर टिक लगा देते हैं और फिर क्वेश्चन बनाना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। चलिए, देख रहे होंगे तो जानते ही होंगे। देखिएगा, बात करते हैं, कब की बात करते हैं तो 1937, देखिएगा 1935 की बात करते हैं पहले। 1935 के भारत सरकार अधिनियम तो जानते हैं, आया था जो भारत सरकार अधिनियम के तहत में क्या होता है? अधिनियम के तहत में 1937 में कब की बात करते हैं? तो फरवरी के आसपास में, फरवरी 1937 की बात करते हैं। तो 1937 में प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? विधानमंडल का क्या होता है? प्रांतीय विधानमंडल का क्या होता है? तो चुनाव होता है, ठीक है। और कांग्रेस हमारा उस समय का सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है। तो कांग्रेस जो होती है, तो कांग्रेस क्या करती है कि देखिएगा, 5 गो जो आपको प्रांत है, 5 प्रांत में एकदम बहुमत लेकर के आती है एकदम, ठीक है। तो कौन कौन सा ये पूछा जाता है, इसको सबको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है कि प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव होता है, 5 गो में कहाँ कहाँ पे बहुमत लेकर के आता है वो देखना है। 5 गो बहुमत कहाँ पे? तो पहला हमारा बिहार, बिहार के बाद कहाँ? तो मद्रास, मद्रास के बाद कहाँ? तो ये उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कहाँ? तो मध्य प्रांत एवं बरार, और एक ठो और कहाँ? तो कह कि संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। ये सभी जगह क्या होती है? तो पूर्ण बहुमत लेकर के आती है। कौन लेकर के आती है? अरे तो कांग्रेस लेकर के आएगी। अब जब पूर्ण बहुमत लेकर के आई है तो क्या सरकार यहाँ पे नहीं बनाएगी कांग्रेस? तो क्या बिल्कुल बनाएगी, सरकार तो बिल्कुल बनाएगी ना, क्योंकि पूर्ण बहुमत तो लेकर के अबे की है। हाँ, अच्छी बात है। लेकिन 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 थोड़ा सा और समझिएगा। थोड़ा सा समझने की बात क्या है, जो बम्बई है ना, बम्बई, ये बम्बई में, असम में और पश्चिमी सीमा प्रांत जो है, पश्चिमी सीमा प्रांत, यहाँ पे ये सबसे बड़ी पार्टी बनती है, सबसे बड़ी पार्टी बनती है। यानी बहुमत यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। सबसे बड़ी पार्टी बनती है। लेकिन एक है बीएसपी, बीएसपी बोले तो बंगाल, एस बोले तो सिंध, अब पी बोले तो पंजाब। यहाँ पे ये छोटी पार्टी बन करके रह जाती है, यानी यहाँ पे सरकार भी नहीं बनती है, सरकार भी नहीं बनती है। अब लेकिन यही चीजों को समझना है, थोड़ा सा समझना क्या है कि जुलाई, देखिए अब यहाँ पे जैसे में सरकार तो डायरेक्ट देख रहे हैं कि 5 गो में तो सरकार बनेगा, लेकिन
इसके तुरंत ही यानी इसी समय बनाने के साथ साथ में ही यानी जुलाई 1937 में ही क्या होता है, यहाँ तो सरकार बनता ही है, यानी 5 यहाँ पे लिख देते हैं कि 5+A और यहाँ पे एक बम्बई, यानी यहाँ पे तुरंत सरकार बना लेती है। यानी जुलाई 1937 ईस्वी में ही सरकार क्या होती है, बना लेती है, सरकार बना लेती है। लेकिन फिर उसके कुछ समय के बाद, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा पार्टी था, तो छोटा पार्टी से गठबंधन करके फिर यहाँ पे भी सरकार बना लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी फिर उसके बाद में भी क्या होता है, ये दोनों को और यानी कितने प्रांतों में, तो कह 8 प्रांतों में सरकार क्या होती है, ये कांग्रेस बना लेती है 1937 ईस्वी का जो होता है। अब इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, बट हम और कुछ समझाना चाहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि 1939 ईस्वी में क्या होता है, तो कहे कि यानी 1 सितंबर, शायद हम जहां तक हमको पता है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट होता है तब 17 अक्टूबर की बात करते हैं, 17 अक्टूबर की बात करते हैं। 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी को जो भारत के जो वायसराय जो था, वायसराय पता है क्या कर देता है कि देखो भैया, भारत भी जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है, समझिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। भारत भी क्या कर देता है, कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये शामिल है। अब इस बात से गुस्सा जाता है कौन, पूरा भारत के नेता का है कि सुनो, तुम सुनो, हमसे तुम पूछा है क्या, पूछने के लिए कि हमसे पूछा है भाई कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल रहेगा कि नहीं, हम यहाँ पे सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, इतना सारा जगह सरकार चला रहे हैं, क्या हमसे तुम एक बार राय मशवरा लिया है कि हम विश्व युद्ध में शामिल होंगे कि नहीं। तो बोला कि नहीं भैया, अब नहीं लिया है, तब सभी सब खिसिया के क्या कर देता है, तो 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को क्या कर देता है, सभी जगह यानी जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी थी सभी राज्य में वो क्या कर देता है, त्याग पत्र दे देता है, समझ गए। अब इसके खुशी में, क्योंकि मुस्लिम लीग का तो हालत खराब था, तो मुस्लिम लीग का मेन कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना, और पूरा खुश है, पूरा खुश है। तो यही 1 महीना के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 2 महीना के बाद में क्या करता है, यानी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। तो ये भी पूछा जाता है, तो मुक्ति दिवस कब मनाता है, तो यही 22 दिसंबर को। देख रहे हैं मुक्ति दिवस कब मनाता है, तो कौन, मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग मनाता है मुक्ति दिवस। समझ में आ गया क्यों मनाता है, कैसे। अब ये सरकार चला कितना महीना, तो ये 28 महीना चला। 28 माह क्या होती है, ये सरकार चलती है, 28 माह क्या होती है, सरकार चलती है। कोई दिक्कत, इतना से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम गारंटी बोलते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए ले लिए होंगे, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं कहाँ गया जी। 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी, 4 प्रांतों में तो नहीं, खत्म कीजिएगा, 6 प्रांत, 9 प्रांत में तो बिल्कुल नहीं, 11 प्रांत तो बिल्कुल नहीं। अब देखिएगा, ऐसे तो 8 प्रांत होना चाहिए, बट 8 प्रांत दिया नहीं है, तो क्या करते हैं, देखिए कैसे होता है। जब देखिएगा 6 प्रांत में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी जगह तो बना था ना, और एक जगह ये बना था, ये थोड़ा दिन के बाद बना था, तो इसमें ऑप्शन नहीं है तो हमको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन 8 रहता तो बिल्कुल 8 दम लगाते और आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं है, इसके वजह से हमको 6 मारना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चल देख, इस तरीके से होता है। अगर ऑप्शन आप खेल जाते तब क्या होता, समझ में आ जाता ना, ऑप्शन खेला देता आपको। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्योंकि मेन तो यहाँ 8 है ना, अब कहीं 8 देगा तो घुलट जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन बोला गया कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध का नवाब कौन था। अब पहले अवध को पूरा कुंडली खंगाल लेते हैं, बस ऐसा नहीं कि एक बार पढ़े या बार बार हमको एक अधूरा रह जाए, हम पूरा आपको साफ कर देंगे यहाँ पे अवध के बारे में, ठीक है, जो पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिएगा अवध की बात कर देते हैं, तो अवध का संस्थापक कौन था, अवध जो प्रांत था, अवध का संस्थापक कौन था, अब उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा अवध की बात कर देते हैं, ठीक है, अवध की बात कर देते हैं। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1722 ईस्वी में अवध का प्रांत का स्थापना होता है। इसके संस्थापक कौन थे, तो सआदत खां। अब ये शहादत खां को एक उपाधि दिया गया था, उस उपाधि को पूछा जाता है, उसका उपाधि क्या था, तो कहे कि बुरहान उल मुल्क, इसको उपाधि दिया गया था,
कोई दिक्कत है? नहीं। तो कहे कि नहीं, अच्छे तरीके से हमको पता है। इसकी 1739 ईस्वी में क्या होती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। 1739 ईस्वी में, यहीं पर लिख देते हैं, 1739 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। तो इसका एक भतीजा है कौन, सफदरजंग, 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 ठीक है। इसका सफदरजंग अब इसका भतीजा भी है और दामाद भी है, ठीक है। अब सफदरजंग 1739 ईस्वी में क्या होता है, बैठता है, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा सा जब कहानी हम बता देते हैं, तो ये शहादत खां जो था, ये शहादत खां, थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। ऐसे तो नहीं बताया तो चलता, बट आपको बता देते हैं ताकि इंटरेस्ट लगे और याद भी रहे लंबे समय तक। जिस समय मुगल गद्दी पर जब ये था, मुगल की गद्दी पर जब मुगल बादशाह बैठा हुआ था, तो मुगल बादशाह को ये निर्देश दिया करता था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज में निर्देश दिया करता था, ठीक है। यानी कुछ बढ़िया बढ़िया चीज जब हो रहा है ना, तो उसमें निर्देश देता था। और आपको पता होना चाहिए कि 1739 ईस्वी में क्या होता है कि नादिर शाह का आक्रमण होता है, नादिर शाह का, नादिर शाह का। और ये जो तख्ते ताउत जो था स्थापित किया गया था शाहजहां के द्वारा, ठीक है। और इसी समय नादिर शाह क्या होता है, लेकर के चला जाता है, ठीक है ना, लेकर के क्या होता है, चला जाता है। अरे मोहम्मद शाह जो बैठा हुआ मुगल की गद्दी पर जो था, उसकी घटना बोल रहे हैं। मोहम्मद शाह जो बैठा हुआ था ना, तो उसको ये राय मशवरा देता था कौन, ये शहादत खां। अब 1739 ईस्वी में क्या होता है कि नादिर शाह आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के साथ में जो तख्ते ताउत था और बहुत सारे पैसा कौड़ी लेकर के चला जाता है। अब क्योंकि अब देखिएगा खुद, ये यानी सलाहकार के रूप में कौन काम करता था, ये शहादत खां। अब भैया, अब ये सलाहकार के रूप में दे रहा है, मतलब कि सलाह दे रहा है, और नादिर शाह आकर के तख्ते ताउत लेकर के चला जाता है और बहुत सारे लूट मार भी करता है। तो बताइए कि इसके लिए हाथी है ना, मतलब कि शर्मिंदगी है ना, कि भाई बताओ तुमको हम सलाह दे रहे थे और तुम्हारे राज्य में ऐसा ऐसा हो गया। तो अब उस चीज से हताहत होकर के ये 1739 ईस्वी में क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, समझ गए, लाज के मारे, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसका भतीजा और दामाद ही बनता है, भतीजा भी है दामाद भी है 1739 ईस्वी में। अब इसने का उपाधि क्या है, तो अबुल मंसूर खां, अबुल मंसूर खां का ये उपाधि धारण करता है, ठीक है। बस इसको यही पूछा जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1754 ईस्वी में क्या होता है कि इसका मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु के बाद में अब हमको बताते हैं अब कि 1754 से लेकर के 1775, इसको डेट आपको बिल्कुल नहीं याद करना है, ये हम बार बार देखते रहते हैं तो इस चलते हमको याद हो गया है। कौन बनता है, तो कहे कि सुजाउद्दीन। अब ये सुजाउद्दीन की बात कर लेते हैं। सुजाउद्दीन क्या होता है, ये बनता है अवध का नवाब, ठीक है। अब जब सुजाउद्दीन 1754 ईस्वी में बन जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि 1761 ईस्वी में किसका युद्ध होता है भैया, तो कहे कि पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो कहे कि मराठा के बीच में, और मराठा, और एक तरफ जो अफगान शासक था कौन, तो कहे कि अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। अब ये अहमद शाह अब्दाली की तरफ से ये सुजाउद्दीन रहता है, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध फिल्म है, देखिएगा, बहुत अच्छा है। अब देखते हैं ये किसके तरफ से रहता है, ये मराठा की तरफ से रहता है, समझ में आ गया, सॉरी, ये अब्दाली की तरफ से रहता है, मराठा की तरफ से नहीं, अब्दाली। मराठा की तरफ पहले इसको बोल देता है कि हम तुम्हारे तरफ से रहेंगे, बट धोखा दे देता है, ये नहीं रहता है। फिर किसके तरफ से रहने लगता है, ये अहमद शाह अब्दाली की तरफ से सेना अपना भेज देता है। 1761 ईस्वी के पानीपत का युद्ध होता है, तो ठीक है। और उसके पहले की बात कर देते हैं, तो 1757 ईस्वी का जो प्रवासी का युद्ध हुआ था, तो अवध के साथ तो नहीं हुआ था, वो तो कहाँ हुआ था, बंगाल के नवाब के साथ हुआ था। तो इसको तो कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लिखे, ठीक है। फिर उसके बाद में 1764 ईस्वी में क्या होता है, तो कहिए कि बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। अब ये बक्सर का युद्ध होता है, तो बक्सर का युद्ध की अगर बात कर देते हैं, तो किसके किसके बीच होता है, तो एक तरफ में कौन है, अंग्रेज। तो अंग्रेज के तरफ में कौन है, तो कहिए कि हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ में कौन है, तो यही है सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन। और मुगल शासक कौन है, यह है अवध का, ठीक है, यह है अवध का। मुगल शासक कौन है भैया, तो कहे कि मुगल शासक की अगर हम बात कर देते हैं, तो मुगल शासक कौन हो जाएगा, तो शाह आलम द्वितीय, ये पूछा जाता है, शाह आलम द्वितीय। और एक ठो और कौन है, तो मीर कासिम, ये पूर्व नवाब है, मीर कासिम,
ये पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। अब हमें यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें अवध का अंतिम नवाब पूछा गया है। तो अंतिम नवाब की अगर बात कर देते हैं, तो अंतिम नवाब की बात कर देते हैं तो 1856 डायरेक्ट चल जाते हैं। उस समय अवध का नवाब कौन था? तो क्या कि वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। अब ये वाजिद अली शाह की बात कर देते हैं तो इस पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है। किसका कुशासन का क्या किया जाता है? आरोप लगाया जाता है। आरोप ये कि एक जेम्स ऑट्रम का रिपोर्ट प्रस्तावित होता है, यानी उस समय वहां का गवर्नर था। तो जेम्स ऑट्रम की बात कर देते हैं यहाँ पे। जेम्स ऑट्रम की रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है? जेम्स ऑट्रम 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 के रिपोर्ट पर, जेम्स ऑट्रम के रिपोर्ट पर क्या होता है कि ये जो अवध है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है अपने साम्राज्य में क्या कर लेती है? मिला लेती है। कि रिपोर्ट पर क्या होता है? वो उसको मिला लेता है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। कोई दिक्कत ब्रिटिश साम्राज्य में। तो अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा देखते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ तक हमने आपको बताया, और कैसा सेशन लगता होगा जरूर बताइएगा। थोड़ा सा चैनल मेरा छोटा है दोस्त, क्योंकि मेरे पास सुविधा जितना है मैं उतना कोशिश करता हूँ आपको देने के लिए। और कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो भी बताइएगा, खराब लगा होगा तो भी बताइएगा, इच्छा होगा तो, ना होगा तो बिल्कुल नहीं बताइएगा। और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि चैनल काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सोना बाबू पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, आपके पास सब कुछ ठीक रहेंगे ना। जो आपका अपना रहेगा दोस्त वो आपके पास आ जाएगा, जो ना रहेगा कोशिश 1000 कर लीजिए, आपके पास बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर तो वही वाली बात हो गई ना कि तुमको पास ये रहेगा तब हम तुमको से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। आप चुपचाप आप अपने अथी पर फोकस कीजिए, लक्ष्य पर, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।